नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से, जो कि इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होने वाला है और इसे अभी हमारी MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इनिशियली इसको 2030 तक सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब ये टाइमलाइन 2034 तक डिले होने वाला है। इस बीच इसे और डिले ना करते हुए एडीए की तरफ से एमका के बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट को बहुत ही तेज़ी के साथ करने का प्लान किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि एडीए की तरफ से अभी तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की कुल मिलाकर 2 पॉसिबल मॉडल को तैयार किया गया था, जिसमें से अभी एक को सिलेक्ट किया जाने वाला है और सिलेक्ट किए गए मॉडल को अभी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है और एक कंप्लीट होने के बाद इसकी फाइनल मॉडल को नेवी को दिखाया जाएगा और इसके बाद इसके लिए फंडिंग को सैंक्शन करने के लिए इसको कैबिनेट कमेटी के पास रिक्वेस्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी 2 में से एक पॉसिबल मॉडल की क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू को शुरू किया जाएगा और इसको 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2029 से 2030 के बीच करने का एम रखा जा रहा है, जो कि पहले 2026 में करने का प्लान किया गया था। लेकिन जैसे कि अभी तक इसकी डिज़ाइन फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसकी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए लगभग 13,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसको शायद 2025 के बाद सैंक्शन किया जा सकता है। अभी नेवी की तरफ से कुल मिलाकर इसकी 100 से ज़्यादा यूनिट को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया है, जिसमें से पहले बैच में 45 और सेकेंड बैच में बाकी 55 यूनिट्स को एक्वायर किया जाएगा। इनमें से पहले बैच में खरीदे जाने वाले 45 यूनिट्स में जेन इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन जैसे कि अभी इसका प्रोडक्शन 2035 तक शिफ्ट होने वाला है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि अगर तब तक भारत के पास अपना कोई इंजन मौजूद होगा तो इसमें इंपोर्टेड इंजन के बदले इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो हम जेन इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन के साथ ही जाने वाले हैं। अगला अपडेट थर्ड आई सिस्टम की तरफ से है। कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि अभी एडिथ डिफेंस सिस्टम नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से थर्ड आई नाम के एक सिस्टम को डेवलप किया गया था, जो कि बैटल फील्ड में हमारे सोल्जर्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने वाला है। कुछ दिन पहले ही पर्सनली एडिथ डिफेंस के सीईओ मिस्टर रुपेश के साथ मेरा बातचीत हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी थर्ड आई सिस्टम को लॉन्च करने वाले हैं और ये आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर प्रोडक्शन में जाने वाला है। तो आज फाइनली थर्ड आई सिस्टम को लेके कुछ अपडेट सामने आई है, जिसमें ऑफिशियली एडिथ डिफेंस की तरफ से थर्ड आई सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। थर्ड आई सिस्टम दरअसल एक हेलमेट माउंटेड कैमरा होने वाला है और एक वाईफाई बेस्ड सिस्टम होगा, जो कि वायरलेस की मदद से अपनी कमांड सेंटर के साथ कनेक्टेड रहने वाला है। तो इस वजह से सोल्जर जो भी देखता है कमांड सेंटर में मौजूद ऑफिशियल को भी वो सब दिखाई पड़ने वाला है। इसके अलावा ग्रुप के लीडर को भी अपने हर एक सोल्जर की पोजीशन के बारे में पता चलने वाला है, जिससे फ्रेंडली फायर की खतरा रिड्यूस होने के साथ साथ कोऑर्डिनेट अटैक करने में हमको काफ़ी आसानी होने वाली, क्योंकि आपको पहले से अपनी फ्रेंडली यूनिट्स के पोजीशन के बारे में पता होता है, तो आप आसानी से कोऑर्डिनेट अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है, और जब मैं एडिथ डिफेंस के सीईओ के साथ बातचीत कर रहा था तब उन्होंने बताया था कि थर्ड आई सिस्टम को डेवलप करने के पीछे जो मेन कारण है वो ये कि अगर हमारा कोई सोल्जर बैटलफील्ड में पिन डाउन पोजीशन में है, उसे गोली लग चुकी है या वो मूव नहीं कर पा रहा है या फिर उसका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है, गोली लगने की वजह से टूट चुका है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपनी बाकी साथियों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जिस वजह से कई बार टाइम पर उसके पास मदद नहीं पहुंच पाता है। लेकिन थर्ड आई सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद हर एक सोल्जर की पोजीशन के बारे में हमको पहले से ही पता होगा, जिस वजह से अगर वो नॉकआउट हो जाता है या उसको गोली लग जाती है या फिर उसका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो या फिर वो मूव नहीं कर पा रहा है, तब भी उसके पास मदद को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि विजुअली उनकी पोजीशन को हम सब देख सकते हैं, जिस पर टाइम पर ही मदद पहुंचाया जा सकता है और सिचुएशन के हिसाब से तुरंत ही अप्रोप्रिएट एक्शन को लिया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पिछले कुछ महीनों से समंदर में पायरेट्स का आतंक काफ़ी बढ़ चुका है और लगातार कार्गो वेसल्स के ऊपर हमला किया जा रहा है और उनको हाईजैक भी किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से भी अपनी एंटी पायरेसी डिप्लॉयमेंट को काफ़ी तेज कर दिया गया है। अब एंटी पायरेसी मिशन में अगर इंडियन नेवी की कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो इंडियन नेवी की मार्कस कमांडो है, जिनको समंदर का मगरमच्छ कहा जाता है। और अभी लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद
इंडियन नेवी के मार्कस कमांडोज अपनी इस नाम को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि उनको क्यों समंदर का मगरमच्छ कहा जाता है। जिस तरीके से पानी के अंदर रहकर मगरमच्छ के साथ कोई पंगा नहीं लिया जा सकता है, ठीक वैसे ही मार्कस कमांडोज के साथ भी पायरेट्स पंगा नहीं ले सकते। अभी इंडियन नेवी की मार्कस कमांडोज की तरफ से 36 घंटे के अंदर ही 2 हाईजेक्ड वेसल को पायरेट की चंगुल से छुड़ा लिया गया है। एक तो आप पहले से ही जानते होंगे, जिसमें करीब 3 से 4 महीनों से हाईजेक्ट किए गए वेसल को नेवी की तरफ से फ्री किया गया था और अभी एक बार फिर से इंडियन नेवी की तरफ से सेशेल्स और श्रीलंका की कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक फिशिंग बोट को पायरेट्स के कब्जे से फ्री किया गया और सभी सेलर्स और मछुआरे अभी सही सलामत हैं। इन पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 17 ईरानियन लोग और करीब 19 पाकिस्तानी लोग थे जिनको इन वेसल्स से पायरेट्स के कब्जे से छुड़ाया गया है। एक्चुअली कहाँ पर इन वेसल्स को हाईजेक किया गया था ये तो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल जितने भी इनोसेंट सिविलियन वहाँ पे पाए गए थे उन सभी को पायरेट्स की चंगुल से वहाँ पे छुड़ा लिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।